हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम ऑल्सो गुड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरजी क्लासेस। आज हम बहुत टाइम बाद क्लास ले रहे हैं बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी देयर। So now I'm back and now we will start our YouTube classes as before. And जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट वाज लूसेंट सीरीज। सो इस सीरीज में मैं साइंस को कंप्लीट करने वाली थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सो आई स्टार्टेड फिजिक्स बट इट वाज नॉट completed, सो वी विल कंप्लीट नाउ। एंड आई होप आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर जिसको भी इससे बेनिफिटेड फील हो रहा है तो प्लीज आप शेयर कीजिए। और आप यूट्यूब चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। और थैंक यू सो मच अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्लोटेशन। अभी हम फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स का हमारा लास्ट टॉपिक था प्रेशर, जिसमें हमने प्रेशर कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्लोटेशन। सो लेट्स स्टार्ट, बट लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। Yes. So today our topic is flotation. Flotation का मतलब क्या होता है? Something which is floating, मतलब वो तैर रही है। ठीक है। हम्म। पेन को भी थोड़ा कुछ हो गया है, बहुत टाइम से इसको यूज नहीं किया है। सो इट विल टेक सम टाइम। या सो फ्लोटेशन, अब देखो कोई भी चीज तैरती है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। कोई भी चीज जब सिंक होती है, वो आपने देखा होगा कि अगर आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन आप कोई भी हल्की चीज जैसे कोई कपड़ा हो गया या फिर कोई पेपर हो गया, वो डूबता नहीं है, वो तैरता है उस पे। तो वो कोई चीज उस पे फ्लोट कर रही है, तैर रही है, तो वो कैसे कर रही है? कोई चीज उसमें सिंक कर रही है तो क्यों कर रही है? तो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। और जो भी हम पढ़ेंगे ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं एकदम। नाइन्थ टेंथ, जिनका 11th 12th, जो भी बच्चे जो 9th 10th नहीं पढ़ पाए उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके इनसे इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब आप ये सब चीजें पीछे जाके अगर आप पढ़ना चाहोगे, 9th 10th की बुक्स उठा के पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन सभी बेसिक मेन मेन कॉन्सेप्ट्स को मैंने समराइज करके इस वीडियो में रखा है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। So today we are going to start flotation. So flotation से पहले हम पढ़ते हैं बायोन फोर्स। ये आपने सुनी जरूर होंगी ये चीजें, ठीक है, लेकिन आपको इनका मतलब ढंग से नहीं पता होगा। तो सुनी हुई चीजों को अब हम अच्छे से देखते भी है कि क्या होता है बायोन फोर्स। देखो, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट को आप ऐसे, सपोज वी आर टेकिंग ए मग, ठीक है। मग को आपने लिया, आप उसको पानी में डिप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो चीज, मग जो है वो डिप करता है, उसमें पूरी तरह डूब जाता है? मतलब आप उसमें हवा है, उसमें पानी नहीं भरा हुआ है, ठीक है। आपने मग लिया, ऊपर ओपन माउथ है, उस साइड से लिया आपने, उसको पानी में ऐसे छोड़ा, वापस से वो ऊपर आ जाता है, वो उसमें सिंक नहीं होता है। अगर आपने उसको हल्का सा टिल्ट करके उसमें पानी फिल किया, वाटर उसमें फिल किया, फिर वो उसमें सिंक कर जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है? तो बायोंट फोर्स क्या कहता है? व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड partially or wholly in a liquid, a force acts on the body by the liquid in the upward direction। मतलब कोई भी एक बॉडी है जो उस लिक्विड सरफेस पे फ्लोट करती है या उसमें सिंक करती है, पार्शियली और होली, कंप्लीटली या थोड़ा सा। तो लिक्विड जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज बायोंट फोर्स एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज बायंसी। ठीक है। सो इट्स डेफिनेशन इज व्हेन a body is, when a body is immersed partly or wholly in a liquid,
a force acts on the body in the upward direction. आज थोड़ा सिस्टम मेरा काम नहीं कर रहा है बिकॉज आई अपडेटेड इट, एंड अपडेट करने के बाद इट इज टेकिंग सम टाइम. ठीक है. So when a body is immersed partly or wholly in a liquid, a force acts on the body in the upward direction, and that upward direction force is known as buoyant force, upthrust. हम इसको upthrust भी बोलते हैं, upthrust भी बोल सकते हैं, buoyant force भी बोल सकते हैं. This phenomena is known as buoyancy. ठीक है. हाँ. और ये फिनोमिना बताया किसने था? दिस फिनोमिना वाज डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज. ARCHIMEDES. आर्किमिडीज. आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फिनोमिना को डिस्क्राइब किया था. सो दिस फिनोमिना इज ऑल्सो नॉन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है. इट मीन्स व्हेन ए बॉडी is immersed partially or whole in a liquid, there is an apparent loss in the weight of the body which is equal to the weight of the liquid displaced by the body. What does it mean? कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को पानी में सिंक कर रही हूँ, मान लो मैंने एक पत्थर फेंका, तो वो पत्थर क्या पानी में डूब गया. ठीक है. तो जो वो पत्थर है, जो वो स्टोन है, उस पानी में जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो जितना उसका फोर्स है, उस स्टोन का फोर्स है उस लिक्विड में, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर. मतलब जितने वाटर को उस स्टोन ने डिस्प्लेस किया है, दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू the force which the stone is applying on the water surface. ठीक है. So its definition is known as when a body is immersed partly or wholly in a liquid, there is an apparent loss in the weight of the body which is equal to the weight of the body, which is equal to the weight of the body, weight of the liquid displaced by the body. It means when a body is immersed, जब एक बॉडी पानी में डूबती है, इमर्स होती है, तो उस बॉडी के वेट में एक लॉस होता है. दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. मतलब उस बॉडी ने जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है वो उसके इक्वल होगा. ठीक है. दिस फिनोमिना इज नॉन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ओके. इट मीन्स जब एक कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को आप, सपोज आपके पास बहुत बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स को, और वो हैवी है, ठीक है, उस बॉक्स को आपने पानी में फेंका,
तो उस पानी का लेवल क्या होगा, राइज हो जाएगा, उस पानी का लेवल बढ़ जाएगा। व्हाई? बिकॉज जो उस बॉक्स ने उस पानी के लेवल में, उस पानी में जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जितना उसने वहां पे उसने जगह रोकी है, वो जो वाटर होगा जो पहले उस जगह पे था लेकिन अब उसकी जगह पे क्या बॉक्स आ गया, तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वो उसका वाटर लेवल राइज कर देगा। मतलब वो जो लिक्विड था वो डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट लिक्विड विल बी डिस्प्लेस्ड बाय द बिग बॉक्स। ठीक है, सो ये उसको डिफाइन करता है। नाउ वी विल बी स्टडिंग दैट लॉज ऑफ फ्लोटेशन, की फ्लोट करती है कोई बॉडी तो उसके लॉज क्या है। लॉज ऑफ फ्लोटेशन, सो फर्स्ट लॉ इज अ बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड। एक बॉडी कब फ्लोट करती है लिक्विड में, इफ, ये आपने पढ़ा होगा डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी होती है, इसके पहले हमें डेंसिटी का पता होना जरूरी है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है, मास उस ऑब्जेक्ट का मास और वॉल्यूम कितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, सो लॉज ऑफ फ्लोटेशन मतलब कोई बॉडी कब फ्लोट करेगी, जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो या इक्वल हो। उससे ज्यादा होगी तो क्या फ्लोट नहीं करेगी, वो सिंक कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग आइस क्यूब्स, सो आइस क्यूब्स आर floating on the liquid surface. Why? Because their density is less than the water. और अगर ज्यादा, अगर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, स्टोन ले रहे हैं, so that will sink in the body because its density is greater than the water. ठीक है, so first law is if a body floats in the liquid, if density of material, if density of material of a body is less than the density of water, और लिक्विड, जिस भी लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब अगर उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो क्या फ्लोट करेगी। ठीक है, एंड इफ डेंसिटी इज equal to, if density of the material is equal to the density of liquid, then it will be in stable equilibrium. ठीक है, मतलब वहां पर ये क्या फ्लॉट भी नहीं होगी, है ना, फ्लॉट नहीं होगी और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, मतलब एक स्टेबल पोजीशन में होगी। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे कि आप ऐसा ऑब्जेक्ट की एग्जांपल लो जो फ्लॉट भी हो सकता है और जो सिंक भी कर सकता है। ठीक है, इट मींस वहां पर उसकी डेंसिटी क्या है, अगर वो फ्लॉट कर रहा है उसकी डेंसिटी कम है, अगर वो सिंक कर रहा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इक्वल है तो दैट विल बी पार्शली, दैट विल बी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, और इन स्टेबल कंडीशन, वो हिल नहीं रही होगी, वो एक स्टेबल कंडीशन में होगी। एंड it will sink if density of material, if density of material is more than the density of
लिक्विड। ठीक है, सो दीज वर द लॉज ऑफ फ्लोटेशन। ओके, नाउ one more thing, that this is the water surface and this is a body। ठीक है, ये कोई मटेरियल है, ये कोई बॉडी है जो पानी के सरफेस पे है। ठीक है, अब मान लो हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब जहां पर उसकी ग्रेविटी, मतलब जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का, सेंटर ऑफ मास मतलब जहां पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होगा, तो उसी पॉइंट पर हम बोलते हैं कि ग्रेविटी भी, क्योंकि मास जहां पे ज्यादा ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो वहां पर हम बोलते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। तो अब ये वाटर में है ना, ये लिक्विड में है। ठीक है, ये लिक्विड है। तो एक बायोंट फोर्स अभी हमने पढ़ा था। बायोंट फोर्स क्या होता है कि जो अपथ्रस्ट, जो लिक्विड जो है उस बॉडी पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, दैट इज नोन एज बायोंट फोर्स। तो एक सेंटर ऑफ बायोंसी भी होता है, सेंटर ऑफ बायोंसी भी होता है। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दिस इज सेंटर ऑफ बायोंसी। सो इफ ए बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब एक बॉडी जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, देन इट्स सेंटर ऑफ बायोन्सी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में लाई करने चाहिए। ठीक है, अगर वो डिस्प्लेस हो गई, मान लो एक उसमें इम्बैलेंस है, मास का प्रोपोर्शन इम्बैलेंस है, तो वो एक तरफ टिल्ट हो गई। अगर वो टिल्ट हो जाती है तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका सेंटर ऑफ बायोन्सी इधर आ गया। ठीक है, ये ग्रेविटी का है, ये बायोन्सी का है। तो अगर ये टिल्ट हो गई तो ये अब क्या है, अब पहले इसकी क्या पोजीशन थी, ये हम क्या बोल रहे थे कि एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, लेकिन अभी ये क्या हो गई, टिल्ट हो गई। तो ये इसका एक ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो अब ये देखो, अब जहां पर ये लाइन, मतलब कि जो ये सेंटर ऑफ बायोन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां जिस पॉइंट पे मिलेंगे, इनका जो इनिशियल था, मतलब इनिशियली जब ये एक स्ट्रेट लाइन में थे तब ये पॉइंट था, लेकिन अब ये टिल्ट होने के बाद ये ऐसी सिचुएशन बन गई है ना। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ बायोन्सी है। तो ये अभी एक लाइन में आ नहीं रहे, पहले ये इस पोजिशन में थे लेकिन ये अभी इस पोजिशन में आ गए। तो जहां पर ये दोनों पॉइंट, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोन्सी की जो पहले जो लाइन थी और अब जो लाइन है, वो जहां पर भी मीट करेगी, दैट विल बी नॉन एज मेटा सेंटर। दैट विल बी, दैट पॉइंट इज known as meta center. So its definition is when a floating body is slightly tilted, मैंने बताया जो equilibrium position से slightly tilt हो जाती है, then the center of buoyancy shifts, तो उसकी जो सेंटर ऑफ बायोन्सी है वो चेंज हो जाता है, इधर उधर डिस्प्लेस हो जाएगा। एंड द पॉइंट एट विच द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द न्यू पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीट्स विद द इनिशियल लाइन इज कॉल्ड द मेटा सेंटर। मतलब जो इनिशियली तो ये पोजिशन थी और फाइनली जब ये शिफ्ट हो गया तो इसका ये सेंटर चेंज हो गया। अब ये दोनों जहां पर ये लाइन, इनिशियल लाइन, और जो ये वाली न्यू वाली लाइन है, जहां भी मीट करेंगी, दैट विल बी नोन एज मेटा सेंटर। ठीक है, एंड for a stable equilibrium, meta center, center of gravity and center of buoyancy should be in a straight line position। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एंड आई होप आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और इसको शेयर भी करते रहिए। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो दूसरों को भी बेनिफिट लेने दीजिए, सो दैट सबको मदद मिले क्वेश्चंस करने में और एग्जाम्स क्लियर करने में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।